हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। लास्ट में हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं: RLBP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टुडे वी विल स्टडी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. Before osmotic pressure, we have to find out what is osmosis, what is a semi-permeable membrane, and what is osmosis. आपने देखा होगा कई बार घर में हम किशमिश को यूज़ करने से पहले पानी में डालते हैं, और कई आपको सब्जी वाले को देखा होगा वो सब्जियों पे पानी के छिटके मारता रहता है, पानी के छींटे मारता रहता है, और जो सब्जियां हमारी थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं उनको हम पानी में डाल देते हैं तो फिर से रिफ्रेश हो जाती हैं. दैट्स ऑल अबाउट ऑल ड्यू टू ऑस्मोसिस. तो व्हाट इज़ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? अगर हम एक किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो किशमिश फूल जाती है. तो क्या हमें कंकर को अगर पानी में डाल दें तो क्या वो भी फूल जाएगा? नहीं फूलेगा. क्यों नहीं फूलेगा? क्योंकि किशमिश जो है वो एक सेल है, प्लांट सेल है, और ऑल द सेल्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल का मतलब जिसमें आर पार कोई सब्सटेंस जा सके. सेमी का मतलब अर्ध परमिएबल, कि ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने में से केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देती है एंड नॉट द सोल्यूट पार्टिकल्स. क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज. तो ए मेम्ब्रेन which allows only the solvent molecules to pass through it and not the solute particles is known as SPM or semi permeable membrane. जैसे सेल मेम्ब्रेन है, parchment में पेपर है, इस तरह से. अब what is osmosis? The process of movement of solvent particles from a dilute solution towards a concentrated solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो, और कंसनट्रेटेड का सॉल्वेंट की अमाउंट नहीं, सॉरी सोल्यूट की अमाउंट कम हो, दैट इज़ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन. और उसके कंपेरेटिवली जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो, दैट इज़ ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हमने पानी के अंदर डाल दी किशमिश डाल दी, खाली पानी है हमारे पास, ठीक है, तो किशमिश की जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है, किशमिश के अंदर का जो सॉल्यूशन है दैट इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, सोलवेंट कम है, वाटर की अमाउंट कम है, दैट इज कंसनट्रेटेड. इसके बाहर जो सॉल्यूशन है दैट इज डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है. तो जो सोलवेंट है यानी कि वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड की तरफ, यानी कि वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल, और उसका रिजल्ट क्या होगा? सेल विल स्वेल. तो इस प्रोसेस को, जिसमें मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज नोन एज ऑस्मोसिस. From less concentrated solution to high concentrated solution. What is osmotic pressure? अब हमने बताया कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती रहेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. तो अगर हम सॉल्यूशन की साइड एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दें, इतना प्रेशर अप्लाई कर दें कि वो सॉल्वेंट की मूवमेंट बंद हो जाए, तो उस एक्सेस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. द एक्सटर्नल प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. मान लो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें भी दोनों तरफ हमारे पास एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने सोल्यूट ऐड किया हुआ है. ये सॉल्यूशन जो है ये कंसनट्रेटेड है, सॉल्वेंट लेस कंसनट्रेटेड है.
डाइल्यूट है। इसके बीच में हमने लगा दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर विल मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, इधर वाटर मूव करता रहेगा। तो ये कहते हैं कि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इतना प्रेशर यहाँ है। अगर हम थोड़ा सा पार्शियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इधर अप्लाई कर दें, सॉल्यूशन की साइड में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, यानी कि पाई जिसको हम बोलते हैं, तो सॉल्वेंट की मूवमेंट इधर बंद हो जाएगी। एंड दैट एक्सेस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन इसकी क्या बनी? द एक्सटर्नल प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ द सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। ये मैथ्स वाली पाई नहीं है, ये प्रेशर है। अब हमारा जो टॉपिक है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब इसके लिए डेरिवेशन क्या आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 1। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंबाइन कर दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हम हटाएंगे तो एक और कॉन्स्टेंट आ जाएगा, दैट इज पाई इक्वल टू CRT, वेयर C इज कंसंट्रेशन एंड R इज ए गैस कॉन्स्टेंट। So this equation, that is pi is equal to CRT, this equation is known as Van 't Hoff equation, क्योंकि Van 't Hoff साइंटिस्ट ने दी थी। तो pi is osmotic pressure and R is gas constant। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस से हम मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो C क्या होता है? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन वॉल्यूम, यानी कि N2/V। अब N2/V इंटू RT। N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? ये वैल्यू पुट करेंगे तो पाई इंटू V इज इक्वल टू W2/M2 इंटू RT, और M2 के लिए फॉर्मूला बना W2 इंटू RT बाई पाई इंटू V। अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, W2 की, टेम्परेचर की, पाई, वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो दिस इज द osmotic pressure. It is also used for calculation of molar mass of the solute. It is a colligative property. अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमारा यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हैंस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक कर दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो मेथड है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट लाइक प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैनी मोर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन ये पिछली बार आया हुआ था कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसिडर्ड बेस्ट वे टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमने सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया है, चारों से। उन चारों में से बेस्ट सुटेबल मेथड जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को लिया गया है। क्यों? एक तो इसका ये रीज़न है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड एट रूम टेम्परेचर। बाकी जो बॉइलिंग पॉइंट था वो भी बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही मेजर कर सकते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट था वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड एट रूम टेम्परेचर। दूसरी इसकी खास बात क्या थी कि इसमें मोलरिटी की जगह मोलरिटी यूज होती है। तीसरा क्या था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्वाइट लार्ज, मोस्टली 10⁻³ की रेंज में ये होता है, जो कि ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड चौथी बेनिफिट इसकी ये है कि इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो दीज आर द advantages of osmotic pressure over other methods. Now type of solutions: isotonic solutions, hypotonic solution, hypertonic solution। देखो इसको मैं समझाती हूँ। अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन तो ये है,
और इसके अंदर कोई एक सेल डाल रखी है, उस सेल के अंदर कंसंट्रेशन ये है। अगर बाहर वाले की कंसंट्रेशन अंदर वाले की कंसंट्रेशन के बराबर है, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों का सेम है, बोथ तो ना तो जितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, जितने बाहर जाएंगे उतने ही अंदर आएंगे। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो है वो एज इट इज़ रहेगी, उसका साइज जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को, ये दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब हम दो सॉल्यूशन और लेते हैं। एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है, इसके अंदर हमने सेल डाल दी है। तो मान लो ये वाला सॉल्यूशन जो बाहर वाला सॉल्यूशन जो है, इसकी कंसंट्रेशन अंदर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से कम है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर कंसंट्रेशन कम है, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, सेल विल स्वेल। तो इस तरह वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं, जो बाहर जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और उसके अंदर अगर हमने कोई सेल रख दी, बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C1 इज़ मोर देन C2, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, बाहर वाले की C1 है, इसमें C1 इज़ लेस देन C2। तो कंसंट्रेशन अगर बाहर वाले की ज़्यादा है, अंदर वाले की कम है, तो सोलवेंट विल मूव फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, सेल विल श्रिंक हो जाएगी, सेल हमारी सिकुड़ जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, hypertonic solution. A solution having more concentration than the other solution is known as hypertonic solution. तो क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि what happens when a cell is placed in isotonic solution? No change. When a cell is placed in hypotonic solution, it will swell up. क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और when it is placed in a hypertonic solution, the cell will shrink. सेल हमारी सिकुड़ जाएगी। तो ये डेफिनेशन होगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग लेस कंसंट्रेशन देन द अदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैविंग मोर कंसंट्रेशन या मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बात आती है हमारे बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसे काम करते हैं ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो ह्यूमन बींग्स में जो इंट्रावेनस जो इंजेक्शन लगते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन जो देता है, उस इंजेक्शन को सलाइन वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। क्यों डिजोल्व करते हैं, क्योंकि सलाइन वाटर 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज ए आइसोटोनिक विद द फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर ब्लड सेल्स। जो हमारी ब्लड सेल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन और 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। तो इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली, यानी कि इस कोई अगर इंजेक्शन को हम लगाते हैं सेल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। अगर किसी ब्लड सेल को मोर कंसंट्रेशन देन 0.9% NaCl में रख दिया जाए तो सेल विल श्रिंक, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर 0.9% NaCl सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेशन में रख दिया जाए तो सेल विल स्वेल अप एंड दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये सारे इस तरह से होते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल लिए, जैसे आइसोटोनिक है, जितने मॉलिक्यूल बाहर अंदर आ रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं, जितने अंदर आ रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं। तो ये आइसोटोनिक है, एक अंदर आ रहा है 3 बाहर जा रहे हैं तो ये हाइपरटोनिक है। इसमें एक बाहर जा रहा है 3 अंदर आ रहे हैं तो ये हाइपोटोनिक है, जिसमें ब्लड सेल हमारी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर concentration through a semi-permeable membrane. It is known as osmosis. Some applications of osmosis.
प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से थ्रू ऑस्मोसिस। अचार वगैरह जब हम बनाते हैं, हमने देखा होगा जब हम अचार बनाते हैं तो नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाहर के सॉल्यूशन में नमक ज़्यादा हो गया, वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टुवर्ड्स आउटसाइड, तो क्या होगा, पिकल जो है वो, हमारे अचार जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। सब्जी वाला जो है वो पत्तियों अपनी सब्जियों पे पानी का छिड़काव करता रहता है, सो दैट द वेजिटेबल्स विल रिवाइव। वो जो पिघली, जो बुसी हुई होती हैं, सिकुड़ी हुई होती हैं, मुरझाई हुई होती हैं, वो फिर से रिवाइव हो जाती हैं। मांस रखते हैं जो मीट के ऊपर भी नमक का छिड़काव करके रखते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह अगर उसको इन्फेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल है वो बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने के कारण द सेल विल श्रिंक एंड बैक्टीरिया विल नॉट इन्फेक्ट द मीट। इस तरह से जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर दे कंटेनिंग लेस देन 0.9% सॉल्ट, ब्लड सेल्स कोलैप्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। एक और बायोलॉजिकल कंडीशन होती है एडेमा। व्हाट इज़ एडेमा? एडेमा एक ऐसी बीमारी होती है जो उन लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं सॉल्ट का अपने फूड में। तो इससे क्या होगा, वो अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल्स, बाहर का जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो जो अंदर सेल से जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा और वो इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर रिटेन हो जाएगा, वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। उससे क्या होता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी और इस स्वेलिंग की कंडीशन को बोलते हैं इडेमा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी ऑस्मोसिस के बारे में। उसके बाद है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हमने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर हम अगर लगा देते हैं तो सॉल्वेंट की मूवमेंट रुक जाती है। ये इसका उल्टा है कि इफ़ in the direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution side। सॉल्यूशन की साइड में और ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर दें हम, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर प्रेशर अप्लाई कर दें तो जो ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, बाहर की तरफ आने लग जाएंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इट इज़ यूज्ड इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, और हमारे घरों में भी जनरली प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए आरओ यूज होते हैं, तो इट इज़ नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। दैट्स ऑल अबाउट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।